हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन ट्रू एस्पिरेंट्स। और आज हम लोग यहाँ पर एक टॉपिक डिस्कस करेंगे जिसका नाम है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे या अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस। ठीक है, उसके पहले अभिषेक श्रीवास्तव सर हैं, सीनियर एकेडमिक एडवाइज़र हैं एकेडमी, और हिस्ट्री कल्चर आंसर राइटिंग स्ट्रेटजी के मास्टर। ट्रू एस्पिरेंट्स का ये टेलीग्राम चैनल है, ये व्हाट्सएप नंबर है और इसमें आप लोग कनेक्ट हो सकते हैं। तो आज हम लोग अपने पहले टॉपिक पर आते हैं। अपना टॉपिक है इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे। तो सबसे पहले हम ये देखें कि ये हाल ही में डिस्कशन में क्यों रहा। रिसेंटली द 100th इंटरनेशनल कोऑपरेटिव डे वॉज सेलिब्रेटेड। इंडिया सेलिब्रेटेड दिस कोऑपरेशन डे अंडर द थीम बिल्डिंग अ सेल्फ रिलायंट इंडिया एंड अ बेटर वर्ल्ड थ्रू कोऑपरेशन। तो हाल ही में ये चर्चा में इसलिए रहा क्योंकि हाल ही में 100वां अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया गया और भारत ने सहकारिता के माध्यम से आत्मनिर्भर भारत और बेहतर विश्व का निर्माण विषय के तहत ये मनाया है। तो सबसे पहले इसका जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है या हिस्टोरिकल रेफरेंस हम देखें तो वो क्या है। 16 दिसंबर 1992 को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली या संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा जुलाई का जो पहला शनिवार है, जुलाई का पहला शनिवार, जैसे इस बार जुलाई का पहला शनिवार 2 जुलाई को पड़ा था, ठीक है, तो इसे अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस के रूप में घोषित किया गया। और इस दिन का जो उद्देश्य है वो है कि वैश्विक स्तर पर सहकारी समितियों को बढ़ावा देना, वैश्विक स्तर पर सहकारी समितियों को बढ़ावा देना और एक ऐसा वातावरण तैयार करना जो उनके विस्तार या एक्सटेंशन और उनकी लाभप्रदता या प्रॉफिटेबिलिटी, एक्सटेंशन और प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ावा दे। तो ये अवसर जो है वो संयुक्त राष्ट्र के द्वारा संबोधित प्रमुख मुद्दों से निपटने के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो कोऑपरेटिव मूवमेंट या सहकारिता आंदोलन चला, मूवमेंट और अन्य कारकों के बीच गठबंधन को बढ़ाने एवं विस्तारित करने के लिए सहकारी आंदोलन के योगदान पर प्रकाश डालता है। ठीक है, तो हम इसमें ये कह सकते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो सहकारी आंदोलन प्लस अदर फैक्टर्स, ठीक है, जो अन्य कारकों के बीच गठबंधन को बढ़ाने और उसे विस्तारित करने या एक्सटेंड करने के लिए सहकारी आंदोलन के योगदान पर प्रकाश डालता है। तो अब आते हैं कि इसका महत्व क्या है या इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो इसका उद्देश्य जो है वो सहकारी समितियों के बारे में अवेयरनेस या जागरूकता को बढ़ाना है और साथ ही साथ जो मूवमेंट के मूल्य थे या उनके जो मोटिव्स थे उनको भी आगे बढ़ाना है। ठीक है, तो मूवमेंट्स के मोटिव्स को हम देखें तो इसमें एक आती है इंटरनेशनल यूनिटी या अंतर्राष्ट्रीय एकता, इसके बाद इकोनॉमिक आर्थिक दक्षता, ठीक है, इकोनॉमिक एफिशिएंसी, इसके बाद समानता या इक्वलिटी, इसके बाद हम देखें तो ग्लोबल पीस या वैश्विक शांति। तो अब यहाँ पर 2022 की थीम पर भी थोड़ा सा डिस्कशन करें। अब की बार का जो थीम है वो है कोऑपरेटिव्स बिल्ड अ बेटर वर्ल्ड। मतलब
सहकारिता जो है वो एक बेहतर विश्व का निर्माण करती है, अब की बार का ये थीम है। तो ये थीम पर ज़रूर ध्यान रखिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम में थीम वगैरह बहुत पूछी जाती हैं। तो अब हम इसमें बात करें कि ये जो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं या सहकारी समितियां हैं, इनको हम समझें कि ये हैं क्या। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहली बात आती है कि जो सहकारिता है वो एक जन केंद्रित उद्यम है, या हम कह सकते हैं कि ये पीपल सेंटर्ड एंटरप्राइज हैं, जिनका स्वामित्व या ओनरशिप, कंट्रोल, नियंत्रण और संचालन, ऑपरेशन उनके सदस्यों के द्वारा उनकी सामान्य आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक आवश्यकताओं और आकांक्षाओं या इच्छाओं को पूरा करने के लिए किया जाता है। ठीक है, इसको हम इस तरीके से कह सकते हैं कि ओनरशिप, कंट्रोल, ऑपरेशन, इनके जो मेंबर्स हैं उनकी जो इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल एंड जो उनकी इच्छाएं हैं, विश, उनको पूरा करने के लिए इसका काम किया जाता है। ठीक है, सहकारिता जो है वो लोगों को लोकतांत्रिक और समान तरीके से एक साथ लाती है। ठीक है, तो यहाँ पे अगली बात आई कि सहकारिता लोगों को लोकतांत्रिक और समान तरीके से एक साथ लाती है। ठीक है, सदस्य चाहे ग्राहक हो, चाहे कर्मचारी हो, उपयोगकर्ता हो या निवासी हो, सहकारी समितियों का जो प्रबंधन है वो लोकतांत्रिक तरीके से हम देखें तो वन मेंबर वन वोट, या एक मेंबर या एक सदस्य एक वोट के नियम के द्वारा इसे किया जाता है। और उद्यम में किए गए पूंजी निवेश की परवाह किए बिना सदस्यों को समान मतदान अधिकार, या हम कह सकते हैं कि इक्वल वोटिंग राइट्स जो हैं वो प्राप्त हैं। तो अब यहाँ पर जो इंडियन सिनेरियो है या भारतीय परिप्रेक्ष्य है उसमें हम देखें कि सहकारिता की क्या स्थिति है। तो इंडियन पर्सपेक्टिव में यहाँ पर हम देखें तो भारत में 90% गांव को कवर करने के लिए 90% गांव को कवर करने के लिए 8.5 लाख से ज़्यादा सहकारी समितियों के नेटवर्क के साथ ये ग्रामीण या रूरल और शहरी या अर्बन, इन दोनों ही क्षेत्रों में समावेशी विकास को हम क्या कहते हैं, इंक्लूसिव डेवलपमेंट। तो समावेशी विकास के उद्देश्य से सामाजिक आर्थिक क्षेत्र, सोशियो इकोनॉमिक एरिया के विकास के लिए ये महत्वपूर्ण संस्थान है। भारत में सहकारिता आंदोलन की सफलता की कुछ जो हम एग्जाम्पल्स या उदाहरण देखें तो उन एग्जाम्पल में पहला आता है अमूल। अमूल क्या है? आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। दूसरा है इफ़को। इफ़को क्या है? इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर कोऑपरेटिव लिमिटेड। इसके बाद अगली है क्रिब्को। क्रिब्को को हम कहते हैं कृषक भारती सहकारी लिमिटेड। इसके बाद अगला इसमें आता है नाफेड। नाफेड क्या है? नेशनल एग्रीकल्चरल फेडरेशन फॉर इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि राष्ट्रीय कृषि
राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ। ठीक है, तो इससे संबंधित कुछ सरकारी पहल भी हुई हैं, उनको और भी हम लोग थोड़ी सी चर्चा करें कि जो संबंधित सरकारी पहलें हैं वो किस प्रकार से हैं। ठीक है, तो सहकारिता क्षेत्र को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने जुलाई 2021 में एक कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री या सहकारिता मंत्रालय की स्थापना की और इसके गठन के बाद से नई सहकारिता नीति और ये योजनाओं के मसौदे पर काम कर रहा है। साथ ही साथ कोऑपरेटिव सेक्टर में देश के किसान या फार्मर्स, एग्रीकल्चर या कृषि और ग्रामीण क्षेत्रों का विकास एवं सशक्तिकरण, ठीक है, डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट ऑफ रूरल एरियाज, इनके लिए यहाँ पर जो है वो काफ़ी पर्याप्त संभावनाएं हैं। और हाल ही में सरकार ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियाँ, जिनको हम पैक्स के नाम से जानते हैं, पैक्स का मतलब होता है प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव जो है वो प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव समिट्स। ओके, तो इनको जो है या इनका डिजिटलीकरण को स्वीकृति देकर सहकारिता क्षेत्र को मजबूत बनाने का काफ़ी अच्छा निर्णय लिया है। और इसका उद्देश्य हम देखें तो पैक्स की दक्षता या पैक्स की एफिशिएंसी को बढ़ाना, साथ ही साथ पारदर्शिता के साथ संचालन कर उनकी विश्वसनीयता या क्रेडिबिलिटी को बढ़ाना। दूसरी बात, पैक्स के कामकाज में विविधता लाना और कई गतिविधियों सेवाओं के संचालन में सहायता देना है। तो इंडियन पर्सपेक्टिव में सहकारिता का काफ़ी बड़ा योगदान है। तो अब हम लोग इस सहकारिता के समक्ष जो चुनौतियां हैं या चैलेंजेस हैं उनको देखें। सो चैलेंजेस बिफोर कोऑपरेटिव्स में पहली चीज़ आती है नीति निर्माताओं के द्वारा उपेक्षा। नीति निर्माताओं के द्वारा उपेक्षा, इसको हम कैसे समझें? सहकारिता की भूमिका को नीति निर्माताओं के द्वारा उनकी अदूरदर्शिता, है ना, अदूरदर्शिता के कारण विभिन्न स्तरों पर अनदेखा किया गया है। दूसरा यहाँ पर जो कारण है वो है लैक ऑफ अवेयरनेस या जागरूकता का अभाव। व्यावसायिक रणनीतियों और बाजार गतिविधियों के बारे में जागरूकता और जानकारी की कमी है। सो लैक ऑफ इंफॉर्मेशन एंड अवेयरनेस। दूसरी बात यहाँ पर आती है लैक ऑफ फाइनेंस एंड एबिलिटीज। इसको हम कैसे समझेंगे? वित्त पोषण और क्षमताओं की कमी। तो यहाँ पर पब्लिक सेक्टर हो या प्राइवेट सेक्टर हो, दोनों ही क्षेत्र इस क्षेत्र के दोनों ही क्षेत्रों के द्वारा इस क्षेत्र के प्रति जो विश्वास है या हम कह सकते हैं कि इसके प्रति जो करना चाहिए उन्हें वो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि सहकारी समितियों के लिए बहुत कम या कोई वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं है जो कि उनकी क्षमता को नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, और इसके बाद हम अगली चीज़ जो है वो है बैड मैनेजमेंट। ठीक है, या बुरा प्रबंधन। तो बाजार के बारे में समझ की कमी और श्रमिकों में कौशल की कमी के कारण कई सहकारी समितियां जो हैं वो खराब प्रदर्शन करती रही हैं और जो परिणाम है ना, उसको देने में असफल रही। सो फेल्ड इन रिजल्ट्स। ठीक है,
जो परिणाम है उसको देने में असफल रही। तो अब यहाँ पर पॉसिबिलिटीज़ या संभावनाएं इस क्षेत्र में क्या हो सकती हैं। तो यहाँ पर पहली चीज़ आती है सहकारी समितियों की द्वैध भूमिका या डुअल रोल ऑफ कोऑपरेटिव कमिटीज़। तो यहाँ पर जो ये पहली बात है वो ये है कि सरकार और कॉरपोरेट सहित विभिन्न हितधारकों को सहकारी समितियों के सबसे उल्लेखनीय प्रतिस्पर्धात्मक लाभ या कॉम्पिटिटिवनेस या कॉम्पिटिटिव जो बेनिफिट है, प्रतिस्पर्धात्मक लाभ का मतलब यानी एक संगठन और एक उद्यम के रूप में जो उनकी दोहरी स्थिति है उसको सामने लाकर उनकी भूमिका को एक पूर्णता प्रदान करना चाहिए। तो पूर्णता प्रदान करना जरूरी है, साथ ही साथ इन्हें आगे और समर्थन देना भी जरूरी है। ठीक है, आगे और समर्थन देना भी जरूरी है। इसके बाद अगली चीज आती है रोल ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, सरकार की जो भूमिका है वो भी यहाँ पर काफ़ी महत्वपूर्ण है। सरकार को उनकी क्षमताओं के संवर्धन के लिए या उसके एक्सपेंशन के लिए काम करना होगा और उन्हें बाजार और व्यापारिक समुदायों की ओर से उचित मार्गदर्शन और समर्थन सरकार की ओर से मिलना सुनिश्चित हो, ताकि वे उद्यम के संचालन एवं आवश्यक कौशल एवं ज्ञान का वांछित स्तर प्राप्त कर सकें और साथ ही साथ जो पर्यावरणीय समस्याएं हैं या इन्वायरमेंटल जो प्रॉब्लम हैं, पर्यावरणीय समस्याओं के समाधान में इन क्षमताओं का उपयोग कर सकें। तो अब हम लोग देखेंगे कि इस संदर्भ में जो क्वेश्चन आ सकते हैं वो किस तरीके के आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चंस में सबसे पहले हम लोग प्रीलिम्स के क्वेश्चंस देखें। तो प्रीलिम्स के क्वेश्चन में पहला क्वेश्चन आ सकता है कि अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस क्या है, कब मनाया जाता है ना, और इसकी शुरुआत जो है वो किस तरीके से हुई। अगला जो प्रीलिम्स का क्वेश्चन है वो पैक्स या प्राथमिक कृषि ऋण समितियों से आ सकता है। इसके बाद मेंस के लेवल पे हम देखें तो ये हम कह सकते हैं कि सहकारी समितियों के कार्य, सहकारी समितियों के कार्य, साथ ही साथ आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो उनकी आर्थिक दक्षता है, समानता और नवाचार, इसमें वे किस तरीके से मदद कर सकती हैं। तो आज का ये टॉपिक यहाँ पर समाप्त हुआ और मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक काफ़ी अच्छा लगा होगा। सो थैंक यू वेरी मच। और मैं चाहूँगा कि इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर लें और बेल आइकन पर प्रेस करें। थैंक यू वेरी मच।